बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे इस सवाल के जवाब में इसने सर हिलाते हुए जवाब दिया, यकीनन और 100% दुरुस्तगी के साथ। मेरे पास वक्त बहुत ही कम था। राजी हमारे साथ ही कस्बे में चला आया, क्योंकि इसे कस्बे के महाजन से डॉलर तब्दील करवा कर सौदा सलफ खरीदना था। मैं और कैसर इसके साथियों के साथ तेज तेज कदमों से हवेली में वापस लौट आए। मुझे शाम को किसी वक्त भी ज़नानखाने में रानी और इसके छोटे लड़के से मिलने के लिए तलब किया जा सकता था। मैंने रानी के लिए राजा त्रिदेव का ख़त अपनी अंदरूनी जेब में रखा। अपना रिवाल्वर और पिस्टल की फालतू गोलियां और मैगजीन भी अंदरूनी जेब में रखे और लौसियों की तरह एक खंजर अपनी दाएं पिंडली से बांधा। मैंने कैसर नंबर 2 को अपने कमरे में बुलवा कर कहा कि आज रात मुझे रानी और इसके लड़के से मिलने ज़नानखाने में जाना है। मुझे ये भी खदशा है कि वहाँ मुझे किसी ट्रैप में फंसाया जाएगा, इसलिए मेरे जाने और वापसी तक सब साथी चौकन्ना और हथियारों समेत बिल्कुल तैयार रहें। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो 1-2 फायर दूंगा। फायर की आवाज़ सुनते ही आप सब ज़नानखाने से दावा बोल देना और अपनी राह में हायल होने वाले किसी भी मर्द या औरत को गोलियों से भून देना, चाहे वो सरदार ही क्यों ना हो, और मुझे तक पहुंचने की जल्द अज जल्द कोशिश करना। यह हदायत देकर मैंने कैसर को तमाम नकदी और जवाहरात दिए और कहा कि अगर मैं जिंदा लौट ना सका तो तुम काफिले के सरबराह होगे और मेरी हदायत के मुताबिक सब को जवाहरात के हिस्से देकर वापस चले जाना। कैसर रानी सूरत हाल को नोट कर लीजिए। बोला, भाईजान, यहाँ से जिंदा जाएंगे तो इकट्ठे और मरेंगे तो भी इकट्ठे। ऐसी बात ना करें। अगर आपको कोई खदशा है तो ज़नानखाने पर अभी दावा बोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। सरदार हो, इसकी माँ हो या भाई, हमें इनकी जिंदगियों से क्या दिलचस्पी। सिर्फ आपके लिए हमने अपनी जिंदगियां दांव पर लगाई हैं और आपकी हिफाजत के लिए हम हर कदम उठाएंगे, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। कुछ वक्त इस बहस में गुजरने के बाद फैसला हुआ कि नंबर 2 मेरे हमरा ज़नानखाने में जाएगा, जबकि कैसर बाकी साथियों के साथ स्टैंड बाय पोजीशन में रहेगा और नंबर 2 और मैं अपने साइड आर्म के अलावा 6 दस्ती बम भी जैकेटों के नीचे छुपा कर ले जाएंगे। तैयारी के लिए 10 मिनट की मोहलत लेकर नंबर 2 और कैसर अपने कमरों की तरफ गए। इसी दौरान मैंने भी दस्ती बम कमीज़ के साथ बांधकर ऊपर जैकेट पहन ली। नंबर 2 को तैयार होकर मेरे पास आए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि खादम ने मुझे बताया कि मुझे ज़नानखाने में ले जाने के लिए 2 आदमी आए हैं। हम दोनों कमरे से बाहर निकले तो कैसर अपने कमरे के बाहर खड़ा था। वो भी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। मैंने कहा कि वो ज़नानखाने के दाखिली दरवाजे तक हमारे साथ जाएगा ताकि रास्ते से वाकिफ़ हो सके। दोनों पहरेदार हम तीनों को इनके साथ जाते देखकर तजब्जब में पड़ गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। दाखिली दरवाजे पर जाकर पहरेदारों ने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। वहाँ 4 पहरेदार मौजूद थे। मैं और नंबर 2 दरवाजे में जाकर खड़े हो गए ताकि कैसर अंदर की अच्छी तरह जायज़ा ले सके। मैंने पहरेदारों से इशारे से पूछा कि किस तरफ जाना है। उन्होंने बाएं तरफ इशारा किया। ये भी कैसर को समझाने के लिए था। कैसर वहीं रुक गया। मेरे साथ नंबर 2 आगे बढ़ा तो पहरेदारों ने इसे रोकना चाहा। मैंने इनके बाले एक तरफ हटाते हुए इन्हें समझाया कि ये भी मेरे साथ जाएगा। पहरेदारों ने अपनी ज़बान में कुछ कहा। उन्होंने एक दूसरे से कुछ बात की और फिर एक हमारे आगे और एक हमारे पीछे चलने लगा। मैंने आगे चलने वाले को रुक कर इशारे से समझाया कि तुम दोनों हमारे आगे चलो। बादल नखास्ता उन्होंने मेरी बात मानी और हमारे आगे चलने लगे। खासा बड़ा सैन अबूर करके हम गुलाम गर्दश में पहुंचे और पहरेदारों ने एक दरवाज़ा खटकाया। एक आदमा ने दरवाज़ा खोला और पहरेदारों की बात सुनकर दरवाज़ा बंद करके अंदर जाने लगी तो मैंने दरवाजे में पाँव रख कर इसे बंद न होने दिया, क्योंकि अंदर की एक झलक से ही मुझे मालूम हो गया था कि ये कमरा ड्राइंग रूम है। मैंने ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अपने नंबर 2 के साथ जाकर एक सोफे पर बैठ गया। चूँकि खादमा और पहरेदारों में से कोई भी अंग्रेज़ी नहीं जानता था, इसलिए ज़बान ना समझने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने नंबर 2 के साथ कमरे में चला आया था कि हमारी
ये ज़बरदस्ती ज़ुबान न समझने के बायस शक व शुबे में रहे। हमें ड्राइंग रूम में बैठे ज़्यादा देर नहीं गुजरी होगी जब सरदार ने अपने 4 पहरेदारों समेत अंदरूनी कमरे से वहां आया। इसके चेहरे पर गुस्से के आसार साफ नुमाया नजर आ रहे थे। इसने सोफे पर बैठते साथ ही पूछा, मैंने अपनी माँ और भाई को सिर्फ तुमसे मिलाने का वादा किया था, क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें बीच चौराहे में ले आऊं? तुम्हें अपने आदमी और हमरा लाने की क्या ज़रूरत थी क्योंकि रानी साहिबा और आपके भाई ने हमारे साथ यहाँ से जाना है, इसलिए मेरे नायब का इनसे मुतारफ होना ज़रूरी है। तुम्हें बाखूबी इल्म होगा कि पाकिस्तान यहाँ से कितने हज़ार मील दूर है और इस सफ़र के दौरान तुम हमारे साथ नहीं होगे, लिहाजा मुझे और मेरे साथियों को इनकी हिफाजत और आराम का ख्याल रखना होगा। मेरा ये जवाब सुनकर सरदार कुछ देर सोचता रहा और फिर एक पहरेदार को कुछ कहा। पहरेदार इसी दरवाजे से अंदर गया और थोड़ी देर बाद रानी और छोटे भाई को लिए कमरे में आ गया। मैंने नंबर 2 खड़े हो गए, दोनों को ताज़ीम दी। रानी की उम्र लगभग वही थी और छोटा भाई भी 16-17 साल का था और इसकी नाक पर एक मस्सा भी मौजूद था। मैंने रानी साहिबा को मुखातब करते हुए कहा, राजा त्रिदेव राय मेरे मौसन और दोस्त हैं और उन्होंने मुझे यहाँ अपने शाही फरमान देकर भेजा है, जिसके मुताबिक आपके बड़े साहबजादे को कबीले का सरदार और राजा मुकर्रर किया गया है और आपको और आपके छोटे साहबजादे को अपने पास रावलपिंडी बुलाया है। मैंने ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी और उर्दू में की थी। रानी ने सरदार के साथ कुछ सरगोशी की और सरदार ने इसकी बात सुनकर मुझे कहा कि रानी साहिबा ने कहा है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैंने इस दौरान रानी के हाथों की तरफ देखता रहा। इसकी किसी भी हाथ की 2 उंगलियां जुड़ी हुई ना थी, सो इसे अंदेशा मेरे दिल में सर उबार रहे थे। मैंने छोटे बेटे को अपनी टूटी फूटी फ्रेंच में मुखातब करते हुए इसका हवाल पूछा और कहा कि वो तो मेरे साथ चलेगा क्योंकि इसके वालिद की राह में आंखें बिछाए बैठे। लड़का मुझे देखता रहा लेकिन इसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। सरदार मेरी बात ख़त्म होते ही बोला, मेरा भाई फ्रेंच नहीं जानता। मैंने नदामत का इजहार करते हुए कहा कि मैं अपनी बात अंग्रेज़ी में दोहराता हूँ। ये कहते हुए मैं छोटे लड़के के करीब जा बैठा और अंग्रेज़ी में अपनी बात की। इस के करीब बैठते ही इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए। इसने कबायली ज़बान में सरदार से कुछ कहा। सरदार बोला, मेरा भाई भी जानने से इनकारी है। अब तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये मुलाकात हो गई है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। सरदार के लहजे में जलाट और करख्तगी साफ ज़ाहिर थी। इसके पहरेदारों को इशारा किया और साथ ही अपनी ज़ुबान में माँ और भाई से कुछ कहा। वो दोनों जाने के लिए खड़े हुए तो मैं अचानक आगे बढ़ा और गले मिलने के अंदाज में लड़के को दोनों बाजुओं में ले लिया और इसे कहते हुए इसके चेहरे पर हाथ फेरना चाहा कि मसे की हकीकत मालूम हो सके। एन इसी वक्त अंदरूनी दरवाजे पर शोर उठा जिसमें कल्पना की आवाज़ नुमाया थी। फिर वो 2 पहरेदारों की चीखें उभरी और ज़ोर से दरवाज़ा खुलते हुए कल्पना अंदर दाखिल हुई। जहरीले तीर के टुकड़े इसके हाथ में था और इसकी फूली हुई सांस और फटे हुए गिरेबान से साफ जाहिर हो रहा था कि इसके पहरेदारों से हाथापाई हुई है। सरदार इसे देखते ही घबरा गया और खड़े होकर इसने अपना हाथ कोट के अंदर डाला। मेरे और नंबर 2 के हाथ में अपने लिबासों के अंदर जा चुके थे। तकरीबन बैक वक्त सरदार के हाथ में अपना रिवाल्वर और मेरे और नंबर 2 के हाथ में पिस्टल और रिवाल्वर थे। सरदार को ये सोचने का 1 या 2 सेकंड लगे होंगे कि वो पहले मुझे या मेरे नंबर 2 में से किसी को निशाना बनाए और इसी 2 सेकंड के वक्फे में मैंने सरदार के हाथ पर फायर किया। कारीन इस मंजर को तस्वर में ला सकते हैं कि सरदार के हाथ पर मेरी गोली लगी और इसका रिवाल्वर इसके हाथ से छूटकर कुछ दूर जा गिरा, लेकिन इसी दौरान सरदार भी ट्रिगर दबा दिया था जिससे इसके हाथ से गिरने वाले रिवाल्वर से निकलने वाली गोली चली, लेकिन इसी दौरान रिवाल्वर का रुख बदल चुका था। इसकी गोली इसके पीछे खड़े एक पहरेदार के पेट में लगी। ये सब वाकया ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में हुआ होगा। सरदार जख्मी हाथ पकड़े सोफे पर बैठ गया।
इधर रानी और छोटा लड़का डर से थर थर कांपते हुए मेरे आगे सजदे में गिर गए। मैंने कल्पना से कहा कि वो रानी और लड़के को उठाए और इन्हें दिलासा दे कि इन्हें खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। कहाँ की रानी और कौन सा लड़का, ये दोनों तो सरदार के कहने पर इनका बहरूप भरे हुए हैं। असली रानी और लड़का तो जिंदान खाने के आखिरी हिस्से में कैद हैं। मैंने और नंबर 2 ने सरदार के अलावा पहरेदारों को भी जद में ले रखा था। कल्पना ने सरदार का रिवाल्वर उठाया और मेरे कहने पर पहरेदारों से भाले लेकर उल्टा लेटने को कहा और इन्हें ज़रा सी भी हरकत करने से मना किया। कल्पना ने बताया कि इसे सारी हकीकत का इल्म हो गया था और ये भी मालूम हो चुका था कि सरदार एक औरत और लड़के को अपनी माँ और भाई बनाकर तुमसे मिलवाने का ड्रामा कर रहा है। पहरेदारों ने इसे ड्राइंग रूम में आने से रोका। एक एक लम्हा कीमती था, क्योंकि सरदार का इरादा था कि इसी ड्राइंग रूम में तुम्हें अपनी मसनूई माँ और भाई से मिलाकर और अपनी तरफ से गाफिल पाकर तुम्हें यहीं पहरेदारों से मरवा देगा। जब इसे मालूम हुआ कि तुम अकेले नहीं बल्कि अपने एक साथी के साथ ज़बरदस्ती इस कमरे में आ गए हो, तो वो इतना जलाया कि अपना रिवाल्वर निकाल कर इसमें गोलियां भरी और यहाँ आ गया। ऐसे नाजुक वक्त में पहरेदारों ने सख्ती से मुझे अंदर आने से रोका और मुझे इन दोनों को मजबूरन जहरीले तीर से हलाक करना पड़ा। कल्पना के बोलने के दौरान जब सरदार ने दूसरी मर्तबा इसकी बात को काटना चाहा तो मैंने अपने नंबर 2 को कहा कि इसके मुंह पर जोर से 20 दफड़ मारो। हालात ने अचानक ऐसा पलटा खाया था कि मुझे मजबूरन सरदार के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी पड़ी। मैंने नंबर 2 को कहा कि भागता हुआ जाए और अपने तमाम साथियों को असले समेत जहां ले आए। चंद मिनट में ही मेरे तमाम साथी इस कमरे में पहुंच गए। कैसर को जब मालूम हुआ कि सरदार ने मुझ पर गोली चलाई है तो इसने सोफे पर बैठे सरदार को ठुड्डे और मुक्के मार मार कर ऐसा असर कर दिया कि वो फर्श पर दो जानू बैठकर मुझसे गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगने लगा। इसे मोरंग और मग कबीले के सरदारों का मेरे हाथों हशर मालूम हो चुका था। इसने मुझ पर गोली चलाई थी और इसे हलाक करने में मेरे साथी वाहिद रुकावट इसके बाप से मेरे ताल्लुकात थे। मैंने कैसर और नंबर 2 से चंद मिनट की मुशावरत में ये फैसला किया कि हमें जो कुछ भी करना है फौरी किया जाए। ज़्यादा गौर खोज और वक्त ज़ाया करने से दुश्मन को ताज़ा दम होने की मोहलत मिलती है और मुकाबला करने की नई राहें दिखाई देने लगती हैं। मेरे सब साथी इस कमरे में मौजूद थे। मैंने इन्हें अटैक से पहले आखिरी हदायत दी कि सरदार के हाथ पीछे बांधकर इसे अपने आगे चलाएं। कल्पना भी हमें असली रानी और राजा के लड़के तक ले जाएगी। हवेली पर अब हमारा कब्जा है, जो हमारे यहाँ रहने तक जारी रहेगा। सरदार को फिलहाल किसी महफूज कमरे में हालत कैद में रखा जाएगा और कबीले के किसी भी शख्स, किसी खादम या पहरेदार को इसके पास जाने की इजाज़त न होगी। और अगर किसी ने भी हमारी इस कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसे फौरन गोली मार दी जाएगी। असली रानी और लड़के को हमारे साथ और हमारा अंदाज देखकर कबीले में हमारी मुखालफत करने वालों की आवाज़ भी दब जाएगी और रानी और लड़के के सरदार के जिंदा और बखैरियत होने की यकीनदहानी कराई जाएगी। यह हदायत देकर हमने सरदार के हाथ बांधने के लिए पर्दे फाड़े और इसे अपने असले की जद में लेकर नकली रानी और भाई और पहरेदारों के हाथ भी बांध दिए और कल्पना हमें लेकर जिंदान खाने में दाखिल हुई। एक अंदरूनी सैन अबूर करके जिंदान खाने का असल हिस्सा शुरू हुआ। यहाँ भी कई पहरेदार थे जिनके नेज़े लेकर हमने इन्हें भी आगे लगा लिया। कल्पना हमें एक कमरे में ले गई जिसमें से सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। इन सीढ़ियों के आखिर में 4-5 तह खाने बने हुए थे। इनमें इस एक कमरे में रानी और दूसरे कमरे में इसकी 2 खादमाएं थी। फिर 2 कमरे छोड़कर एक दरवाज़ा था जिस पर एक पहरेदार था। हमने इसे भी निहत्था कर दिया, बल्कि अपने सरदार के बंधे हाथ देकर इसने खुद ही अपना बैला फेंका दिया और दरवाज़ा खोल दिया। इस दरवाजे के सामने 2 कमरे थे जिनमें से एक में सरदार का छोटा बेटा कैद था। राजे का बेटा अपने बड़े भाई के बंधे हाथ देकर समझ गया कि इसका खेल ख़त्म हो चुका है। मैंने मुख्तसर इसे यहाँ अपनी आमद का मकसद बताया और इसे लेकर हम वापस रानी के कमरे की तरफ लौटे।
रानी भी छोटे बेटे को आज़ाद और बड़े बेटे को हमारा कैदी देखकर हालात की तब्दीली को समझ गई। हम रानी और छोटे बेटे के हमरा ऊपर आए, लेकिन अब सरदार हमारे साथ नहीं था, बल्कि हम इसके छोटे भाई के कमरे में इस हालत में छोड़कर और दरवाज़ा बंद करके एक थाई साथी को पहरे पर छोड़ आए थे। रानी बार बार अपने छोटे बेटे को बेंच कर प्यार करती। इसने मुझे बताया कि तकरीबन 3 साल के बाद इसने आसमान, खुली फिजा और अपने छोटे बेटे को देखा है। कैसर और नंबर 2 ने मेरी हदायत के मुताबिक अपने दो आदमी ज़नानखाने के पहरे पर लगाए और रानी और छोटे लड़के की खिदमत के लिए इनकी मर्जी की खादमाओं को रोककर बाकी सब को रुखसत कर दिया। मैंने रानी को कहा कि राजा साहब ने इनके नाम एक खत दिया है। मैं अभी हवेली की निगरानी और हिफाजत के इंतज़ाम में मसरूफ़ हूँ। कल सवेरे आपको खत दूंगा और हमारी मुफस्सल बातचीत होगी। इस रात हमने अपना पहरा इंतहाई सख्त कर दिया, क्योंकि हमें खदशा था कि सरदार के हामी रात को हम पर हमला न कर दें। ये रात हमने मेहमान खाने में तकरीबन जागते और इंतहाई चौकसी की हालत में गुजारी, लेकिन हम पर कोई हमला न हुआ। मेरे साथी सरदार के हामियों के हमले खतरे के बायस सारी रात पहरा देते और हवेली की गश्त करते। सूरज निकलने तक थक कर निडाल हो चुके थे। मैंने हवेली के बड़े दाखिली दरवाजे पर कैसर के 2 साथियों को एक सब मशीन गन और बांग्लादेशी फौजी से छीनी हुई राइफल देकर इस हुक्म के साथ बिठा दिया कि खुद को जहरीले तीरों से महफूज रखकर दरवाजे के दोनों अतराफ बने खोलों से बाहर से किसी को दरवाजे के करीब भी न भटकने दें। नज़दीक आने वालों को पहले तो हवाई फायर करके रोकें और अगर इसमें भी कोई आगे आने की कोशिश करे तो फायर करके इसे हलाक कर दें। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर ऐसे मार्के की नौबत आई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमला आवरों को हलाक करेंगे। मुझे अपने तमाम साथियों की सलामती और सही प्लानिंग की जिम्मेदारी थी। हवेली में किला बंद होकर हम निस्बतन महफूज हालत में थे, लेकिन हमें न सिर्फ हवेली बल्कि रंगा माटी से भी बिला आखिर जाना था और मैं चाहता था कि सरदार के हामी मुश्ताइल होकर अगर हम पर हमला करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन्हें यहीं हलाक कर दें, ताकि वापसी के दौरान खुली जगहों पर मुकाबला होने की सूरत में हमारा कम से कम दुश्मनों से पाला पड़े। चकमा निस्बतन एक पुरअमन कबीला था। अगर आप दुनिया भर के ममालिक की आबादी पर नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि हर मुल्क की सारी आबादी का बामुश्किल 2% हिस्सा ही इस मुल्क की दिफाई इदारों में काम आता है, और यह वो भी तनख्वाह के एवज। चकमा कबाइल के लड़ाकों को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। मुझे आमने सामने मुज़ाहमत का खदशा कम था, लेकिन जहरीले और बेआवाज़ तीरों का ज़्यादा अगर 30-40 तीर अंदाज भी अपने जिस्मों को मुख्तलिफ रंगों से कैमोफ्लाज करके हम पर तीर बरसाते तो हम सब को हलाक कर सकते थे। हवेली के तमाम पहरेदारों और बेशतर खदमाओं को गुज़श्ता रात ही मैंने हवेली से बाहर निकलवा दिया था। रात का खाना भी हमने इन्हें खाया था और अब भूख और थकन से हम सब की हालत अबतर हो रही थी। मैं इसे बारे में सोच रहा था कि ज़नान खाने से बड़ी तश्तरियों में गर्मा गर्म पराठे और अंडों के आमलेट और चाय दानियों से बांप उड़ाती चाय की केतलियां लिए रानी की खादमाएं बरामद हुईं। इनके साथ सरदार का छोटा बेटा भी था। वो सीधा मेरे पास आया और बताया कि रानी साहिबा ने मेरे और मेरे साथियों के लिए नाश्ता भिजवाया है। मैंने इन खादमाओं को हवेली के मुख्तलिफ जगहों पर पहरा देने वाले अपने साथियों के पास भेजा। राजा के बेटे ने कहा कि रानी साहिबा मुझसे मिलना चाहती हैं। नाश्ते से फारिग होकर और अपनी हालत ठीक ठाक करके मैं राजा के बेटे के साथ रानी से मिलने